सर अभी जो उपराष्ट्रपति कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं एनडीए ने अपने, बहुत नाम हमने भी कोई नाम छोड़ा नहीं था चर्चा में, लेकिन ये नाम जिस तरीके से आया तमिलनाडु के और सभी वर्गों के अंदर बड़े सम्मानित, राजनीतिक दलों में भी बड़ी अच्छी इनकी रेपुटेशन है, मतलब अपोजिशन भी कुछ नहीं कह पा रहा है इनके खिलाफ, ऐसे व्यक्ति को लाना, ओबीसी समाज के व्यक्ति को लाना। और सबसे बड़ी बात हैरानी ये हुई कि चलिए बीजेपी से खबर नहीं निकलती थी, ये ऐसा इनका सिस्टम था, अब तो एनडीए में भी ये इन्होंने बना लिया है तंत्र, सबको पता था इस नाम के बारे में। कल नड्डा जी ने कहा हम एक हफ्ते से चर्चा कर रहे थे, कहीं से नाम नहीं निकला साहब। वो इसके बारे में चंद्रशेखर जी कहते थे, जनता दल में थे तो किसी ने कहा कि जो है खबर लीक हो गई, तो उन्होंने कहा लीक होती है खबर कांग्रेस पे, जनता दल में ब्रीफ हो जाती है। तो यहाँ तो ना लीक होती है ना ब्रीफ होती है। तो इस एक बात ये, दूसरी बात ये देखिए आप, मैं मानता हूं कि ये जो सिलेक्शन है ये बीजेपी का कोर्स करेक्शन है। दो बार चोट खाने के बाद सत्यपाल मलिक और जगदीप धनखड़ कि आप अपनी विचारधारा से अलग लोगों को लेकर आएंगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए। फिर ये उम्मीद करना कि वो उसके हिसाब से चलेंगे, ये आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सीपी राधाकृष्णन जो है, सीपीआर उनको उनके नज़दीक के लोग बुलाते हैं, तपे तपाए नेता है। ऐसे राज्य में राजनीति की है जहां बीजेपी का कोई जनाधार नहीं, इतने पॉलिटिकली होस्टाइल एटमॉस्फेयर में काम किया है इतने लंबे समय तक। 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे, 98 में एआईडीएमके के समर्थन से लड़े थे, पार्टी लड़ी थी तब, 99 में डीएमके के समर्थन से लड़ी तब, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी गवर्नर थे ही, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। तो हर बॉक्स को वो टिक करते हैं कि जो होना चाहिए। तो बीजेपी ने उनको कैंडिडेट बनाकर एक संदेश दिया है कि हम कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, कि हम अपने लोगों पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। दूसरी बात, डीएमके के लिए परेशानी पैदा कर दी है जी कि विरोध कैसे करें। कोई आरोप नहीं है, इतना लंबा सार्वजनिक जीवन है, किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। दूसरा, ओबीसी समुदाय से आते हैं, ये मुश्किल कांग्रेस पार्टी के लिए भी होगी कि भाई आप ओबीसी कैंडिडेट का विरोध कैसे करेंगे। वो गाउडर समाज से आते हैं, जिससे अन्नामलाई भी हैं, ई पलनस्वामी भी हैं, ये दोनों नेता भी जो है उसी समाज से आते हैं, और वेस्टर्न तमिलनाडु से आते हैं जहाँ बीजेपी का जो भी इन्फ्लुएंस है थोड़ा वो वहीं पर है, और वहीं अन्ना द्रमुक का भी है। तो वहाँ से अगर जो कैंडिडेट आया है उसका डीएमके विरोध करती है तो उसके लिए पॉलिटिकली बड़ा। दूसरा, जो एक और नैरेटिव चला रहे थे एमके स्टालिन, नॉर्थ वर्सेस साउथ, वो उनका नैरेटिव भी पंचर होता है। सर एक जोक चल रहा है, इस पर मैं वो बताता हूं। खबर इस बीच ये आ रही है कि इंडिया गठबंधन की आज एक वर्चुअल बैठक होनी थी, चली रही है इस वक्त वो मीटिंग, उपराष्ट्रपति के नाम पर चर्चा करने के लिए, और उसमें तमिलनाडु के ही 2 नाम और बिहार के 1 नाम पर चर्चा हो रही है। ये ऐसी जानकारी जो है हमको मिल रही है, और कहा जा रहा है स्टालिन ने भी ये कहा है कि भाई मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इस नाम से का विरोध करना, तो आप तमिलनाडु से ही कोई आदमी खड़ा कीजिए आप भी। और उसमें भी मैसेज ये है, जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली, कि आपको बहुत एग्रेसिव नहीं दिखना है कि किसी तरह से इनका रास्ता हमें रोकना है। संघ वाली लाइन, क्योंकि संघ विचारधारा की ये हैं इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि जीतना इनको ही है, और उस कंडीशन में आप बहुत एग्रेसिव ना जाएं, ये मैसेज उन्होंने ऑलरेडी दिया है। मतलब सिंबॉलिक लड़ाई ज़्यादा लड़ने बेहतर होगा। उसके पीछे वजह यह है कि पॉलिटिकल वजह तो है ही, पॉलिटिकल के साथ साथ स्टालिन के साथ इनके इक्वेशन भी बहुत अच्छे रहे हैं, तो वो उस लेवल में जाना ही नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छे इक्वेशन रहे हैं, और हर नेताओं के साथ अक्रॉस द पार्टी, तो उस इक्वेशन में यह है। टीएमसी का ये कहना है कि अगर आप सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए ही जा रहे हैं तो तमिलनाडु में एक कैंडिडेट वर्सेस दूसरा कैंडिडेट करने की जरूरत नहीं है। उस कंडीशन में बिहार में इलेक्शन होना है तो बिहार से एक नाम आप लेके आ जाएं, ताकि हम उस पर वहाँ पे दबाव बना सकें। हाँ, उत्तर प्रदेश में अगर कोई जाट है तो वो नाम हम लोग लेके आ जाएं, कोई प्रोमिनेंट नाम, कि भले ही नंबर्स में हम ना फंसें, क्योंकि नंबर्स हमारे पास है नहीं, लेकिन ऑप्टिक्स में जरूर हम एक अलग माहौल मैसेजिंग करनी है, तो फिर किसी दूसरे राज्य में फायदा उठाने हाँ, वहीं पे ना जाएंगे तमिलनाडु में एक वर्सेस दूसरा। मजा